inflation, its effects, remedies and types of inflation, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंटेंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम वी विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेशन, डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, causes of inflation, effects of inflation, remedies to control inflation and references। ठीक है, ये हमारा प्लान है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द प्राइस लेवल और अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी। मतलब दो चीजें, या तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाए, फॉल कर जाए, या फिर कंटिन्यूस सस्टेन मतलब मुस्तकिल या कंटिन्यूसली प्राइस लेवल में इंक्रीज आए, तो हम इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। एक्चुअली इन्फ्लेशन इज अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस का मतलब है कि ओवरऑल तमाम चीजों की प्राइसेस की बात हो रही है। जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कि एनुअली, ठीक है, हाफ ईयरली वगैरह वगैरह। ठीक है, इन्फ्लेशन होता कब है? जब मतलब ये मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ। इन्फ्लेशन की तीन चीजें बड़ी मूजब बनती हैं, जिसमें हायर इनपुट कॉस्ट जब आती है तो इन्फ्लेशन होता है। जब लोग डिमांड ज्यादा करते हैं, हायर डिमांड होती है, तो इन्फ्लेशन होता है। जब आप मॉनेटरी पॉलिसी लूज अप्लाई करते हैं, यानी मनी प्रिंटिंग नोट्स ज्यादा होती है, उसकी क्वांटिटी, करेंसी नोट्स की ज्यादा क्वांटिटी प्रिंट की जाती है, तो उस वक्त इन्फ्लेशन होता है। In broad sense, inflation is that state in which the prices of goods and services rise. हम कहते हैं कि जब गुड्स और सर्विसेज ओवरऑल उनकी प्राइसेस राइज करती हैं ऑन वन हैंड, एंड द वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो वैल्यू ऑफ मनी है वो फॉल करती। वैल्यू ऑफ मनी के फॉल करने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप ज्यादा पैसों से कम चीजें खरीदते हैं। ये है फिनोमिना वैल्यू ऑफ मनी के फॉल करने की। जारी बात है, किसी चीज की प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो आपको उसी चीज के लिए ज्यादा पैसे, ज्यादा करेंसी देनी पड़ेगी उसे खरीदने के लिए। As the cost of goods and services increase, the value of a currency declines because you won't be able to purchase as much with the currency as you could have last month or year। मतलब एक एक अरसा पहले उसके साथ जितनी चीजें आप खरीद सकते थे, अब तो आप पॉसिबल नहीं है उतनी खरीद। यहाँ पे जो कल्बरन है, वो कहता है कि इन इन्फ्लेशन टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स। कहता है कि चीजों की क्वांटिटी कम होती है, लेकिन बहुत सारा पैसा उन चीजों का पीछा कर रहा होता है। लोग पैसे लिए मारे मारे फिर रहे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि जी ये पैसे ले लो, जितने मर्जी ले लो और चीजें हमें दे दो। ये इन्फ्लेशन है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू मेयर अगर हम बात करें, तो मेयर ये कहता है एन इंक्रीज इन द प्राइसेस दैट अकर्स आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट हैज बीन अटेन्ड। इसकी ये डेफिनेशन है। क्राउथर क्या कहता है? क्राउथर कहता है कि इन द स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन द प्राइसेस आर राइजिंग, इज एग्जांपल द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग। क्राउथर कहता है कि प्राइसेस राइज करती हैं, वैल्यू ऑफ मनी जो है वो फॉल करती जाती है। तो अब सारे अगर हम इकोनॉमिस्ट या इनकी हम बात करें, तो ये इनका मतलब एक ही है कि ओवरऑल प्राइस राइज करता है और वैल्यू ऑफ मनी जो है ना वो फॉल करती है। ठीक, all the above definitions are showing the inflation is a continuous process, and they also show that inflation is a condition in which prices rise and money value decreases. Due to inflation, the real value of money decreases। रियल वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस का क्या मतलब है? कि जो आपने रियल में कमोडिटीज परचेज करनी है, उनके लिए आपको ज्यादा पैसा दरकार है। ठीक है, यानी आपकी जो परचेजिंग पावर है वो इसे डिक्रीज करती है। डिसइंफ्लेशन एक टर्म होती है, डिसइंफ्लेशन। द रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज टर्म्ड एज डिसइंफ्लेशन। डिफ्लेशन भी कहते हैं, डिसइंफ्लेशन भी कहते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन का उलट जो है, उसे हम डिसइंफ्लेशन या डिफ्लेशन कहते हैं।
तो जब इन्फ्लेशन कम होता है तो हम उसे डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे कोई इन्फेक्शन होता है तो आप उसे खत्म करने के लिए डिसइन्फेक्ट उसे करते हैं। तो जब आप इन्फ्लेशन का ट्रीटमेंट करते हैं तो उस ट्रीटमेंट को आप डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन एक टाइप है, ये भी इन्फ्लेशन की टाइप है। स्टैगफ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन कंबाइंड विद इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जब जो प्रोडक्टिविटी है वो कांस्टेंट हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाए और प्राइसेस जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ती जाए, तो ये कंडीशन स्टैगफ्लेशन कहलाती है। तो होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट द डिसइन्फ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन। एक टाइप होती है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर, यू एज इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ हाइपर, हाइपर वो चीज होती है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो एन आउट ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इज नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, आप पिक्चर्स इसकी देख रहे हैं हाइपर इन्फ्लेशन की। ठीक है, और इसमें अगर मैं थोड़ा इसे जूम करूं तो डिसइन्फ्लेशन में क्या किया जा रहा है, इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को कम किया जा रहा है। स्टैगफ्लेशन में क्या किया जा रहा है, स्टैगफ्लेशन में जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर रही है, इन्फ्लेशन भी है, और जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं वो कांस्टेंट है। उसके अलावा इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में आप ये कार्टून से आपको पता चल रहा है कि इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, और हाइपर इन्फ्लेशन यानी ऐसा इन्फ्लेशन के जिसे आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन की बेसिकली दो टाइप होती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। देखो डिमांड पुल क्या है, द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजिंग एंड प्रोडक्शन रिमेन सेम और डज नॉट इंक्रीज एज फास्ट। यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन में चीजों की जब डिमांड बढ़ती है तो डिमांड पुल करती है इन्फ्लेशन को अपनी तरफ, इसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिमांड बढ़ती है और प्रोडक्शन सेम ही रहती है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ती। ठीक है, या उतनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ती जितनी के, उतनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ती जितनी के डिमांड बढ़ रही होती है। द एक्सेस डिमांड रिजल्ट इन प्राइसेस बीइंग पुल्ड अप। जब एक्सेस डिमांड होती है तो वो फिर इन्फ्लेशन को पुश करती है, सॉरी पुल करती है, और प्राइसेस को पुल करती है, जो कि एक टाइप है इन्फ्लेशन की जिसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। The demand pull inflation occur when total demand for goods and services exceed the total supply. This type of inflation happen when there is an inflationary gap. और उसमें होता क्या है, सिंपली दो चीजें होती हैं, डिमांड बढ़ रही होती है, सप्लाई फॉल कर रही होती, प्रोडक्टिविटी या कांस्टेंट होती है या प्रोडक्टिविटी लो हो रही होती है, लेकिन जो डिमांड है वो बढ़ रही होती है। ठीक है, तो इसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन का नाम दे देते हैं। इसके अलावा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तो सिंपल, जब वेजेस बढ़ जाए, वेजेस बढ़ जाए या रॉ मटेरियल जो है पहले से एक्सपेंसिव हो जाए, महंगा हो जाए, तो इसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन को पुश करती है। द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल हो सकता है, वेजेस हो सकती हैं, वगैरह वगैरह। तो इंक्रीज्ड कॉस्ट पुश अप द प्राइस लेवल, ठीक है ना, जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है। तो कॉस्ट पुश ये दूसरी टाइप थी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। अब इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉजेस क्या है, रीजंस क्या है, क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन। कॉजेस क्या है इन्फ्लेशन की, इसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, यानी जब पॉपुलेशन इस हद तक बढ़े कि उनकी जरूरियात को पूरा करने के लिए चीजों की क्वांटिटी या चीजें कम पड़ जाए, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। और ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है, ग्रोथ ऑफ ज्यादा जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होता है वो कॉज बनता है इन्फ्लेशन की। उसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, देखिए 5 5 इयर्स की पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं,
लेकिन जब इंस्टेबिलिटी होती है, एक पॉलिटिकल पार्टी अपने 5 इयर्स पूरे नहीं करती, अपने प्लान्स और अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट नहीं करती, वो प्रोजेक्ट्स और वो प्लान्स बीच में कट ऑफ हो जाते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, तो जाहिर बात है उस तरह ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ना इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, ना दीगर मामलात को आप संभाल सकते हैं। वो बीच में कट ऑफ हो जाते हैं, बल्कि वो एक्सपेंस तो होता है लेकिन उसका फ्रूट नहीं मिलता पब्लिक को। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी इन्फ्लेशन आता है। उसके अलावा इंपोर्टेड गुड्स है, तो गुड्स जब आप ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं बाहर के कंट्री से, तो जाहिर बात है इन्फ्लेशन आता है। आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है, आपकी करेंसी की, वो कम होती जाती, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में रहता है, अनफेवरेबल रहता है। चौथी रीजन है इंक्रीज इन वेजेस एंड सैलरीज। अगर वेजेस बढ़ जाएं, सैलरीज बढ़ जाएं, तो इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन आता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। क्लाइमेट फैक्टर्स, अगर क्लाइमेट फैक्टर्स मतलब क्लाइमेट चेंज हो जाए, मतलब मुसलसल चेंज इस तरह होता जाए कि सर्दियों का मौसम जो है कम बचता जाए, गर्मियों का मौसम बढ़ता जाए, क्लाइमेट फैक्टर्स जो है अनफेवरेबल जब भी हो जाए, मतलब गर्मियों के या सर्दियों, अनफेवरेबल जब क्लाइमेट सेक्टर होता है, तो फिर जो पब्लिक है उसको ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करना होता है अपने ऊपर, अपने आप को अनफेवरेबल क्लाइमेट फैक्टर से बचाने के लिए। तो जब वो स्पेंडिंग ज्यादा करते हैं, तो जारी बात है डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाता है। तो इस वजह से ये भी एक फैक्टर समझे जाते हैं, कॉज समझे जाते हैं इन्फ्लेशन की। इसके अलावा ऑयल प्राइसेस है। आपको पता है दुनिया का जो व्हील है, दुनिया का पहिया ऑयल के साथ चलता है। तो जब ऑयल की प्राइसेस हाइक होती हैं, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन आता है। करप्शन, करप्शन एक बहुत बड़ा नासूर है दुनिया में, और स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में लाइक पाकिस्तान, तो वाकई बहुत बड़ा नासूर है। तो करप्शन की वजह से भी इन्फ्लेशन आता है, क्योंकि जब सिस्टम से पैसा निकल जाता है, बाहर चला जाता है, वो सिस्टम से पैसा निकलने का मतलब यह है कि आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी, और चीजों की शॉर्टेज हो जाएगी क्योंकि चीजें प्रोड्यूस नहीं होगी, तो उसी वजह से इन्फ्लेशन आएगा। स्लो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, तो चूंकि जैसे कि पाकिस्तान में है स्लो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, मतलब चूंकि एग्रेरियन कंट्री है, तो उसे बेसिकली एग्रीकल्चर से ही मतलब उसे तरक्की करना होता है, प्रोग्रेस करना होता है, मेजर सेक्टर है उसका। लेकिन अगर उसी की प्रोग्रेस स्लो हो, उसी की ग्रोथ स्लो हो, तो फिर इस वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेशन आता है। स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी इन्फ्लेशन की कॉज बनती है, क्योंकि आपकी अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है फिर डिमांड बढ़ेगी और डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा। ये तो थी कॉजेस। अब लास्ट जो पोर्शन है, रेमेडीज क्या हैं, हम इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन्फ्लेशन रेट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। Following are the some remedies to control this problem. Number one, increase the supply of essential items. जो essentials items हैं, जिसमें food items हैं, जिसमें clothing है, जिसमें shelter है, जिसमें safe drinking water है, जिसके बगैर जिंदा नहीं रहा जा सकता, वो essential items की supply को किसी ना किसी तरीके से हमने increase करना है, ताकि हम inflation को control करें। और जो monetary policy है उसे tight करना होगा। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का यह है कि बगैर रिजर्व रखे आपने करेंसी की सर्कुलेशन को नहीं बढ़ाना, आपने करेंसी नोट्स को नहीं छापना, ठीक है। तो आपने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करनी, क्योंकि लूज मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से जब रुपए पैसे की करेंसी की सर्कुलेशन बढ़ती है, तो वैल्यू ऑफ मनी कम होती है ना। तो वैल्यू ऑफ मनी को कम होने से बचाने के लिए हमें टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लगानी होती है, तब हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 3, रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट के स्पेशली एक्सपेंडिचर, और जो जारी बात है जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं तो डिमांड बढ़ती ना, और डिमांड जब ज्यादा बढ़ती है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है। तो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, और स्पेशली जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर हैं गवर्नमेंट के, उनको कंट्रोल करना होगा अगर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब इन्फ्लेशन जब आता है, तो क्या रीजंस क्या होती, उसकी उसकी वजह से क्या क्या होता है, यू कैन सी।
इन्फ्लेशन की वजह से बेरोजगारी आती है, अनएम्प्लॉयमेंट आती है। डिक्रीजिंग द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल, इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाती है। आप ये देखें, लोग जो हैं वो हल्के हैं, और जो इन्फ्लेशन है, जो चीजों की प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा भारी हैं, चीजें भारी। स्टॉक इन ट्रेड, डिक्रीज इन स्टॉक, यानी जारी बात है जब इन्फ्लेशन आता है डिमांड बढ़ जाती, तो पीछे स्टॉक्स जो है वो कम बच जाते हैं। एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन, आप जो चीजें एक्सपोर्ट करते हैं वो डिक्लाइन हो जाती है इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि आपके मुल्क में ही डिमांड इतनी बढ़ गई है, तो आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? एक्सपोर्ट आपकी डिक्रीज होंगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जाएगा। ब्रेक डाउन ऑफ मॉनेटरी सिस्टम, तो यहाँ पे फिर आपका मॉनेटरी सिस्टम भी आके फेल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट स्टेट बैंक को कहती है कि रिजर्व अगर नहीं भी है, भारी करेंसी नहीं भी है, डॉलर नहीं पड़े हुए, सोना चांदी नहीं पड़ा हुआ, फिर भी आप करेंसी नोट जो है ना वो प्रिंट कर दें, तो मॉनेटरी सिस्टम का ब्रेक डाउन आ जाता है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट फॉल कर जाती है इन्फ्लेशन में, क्योंकि कैपिटल गुड्स की प्राइसेस ज्यादा होती हैं। तो ये इफेक्ट्स आते हैं इन्फ्लेशन के। लेकिन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फर्दर क्या रेमेडीज, मतलब हमें क्या करना चाहिए, स्पेशली इन केस ऑफ पाकिस्तान हम इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वी शुड रिड्यूस पब्लिक बोरोइंग बाय गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक के लिए बोरोइंग को रिड्यूस करे, कम करे। जो वो बोरो करती है, बैंकों से लोन लेती है और फिर उस लोन की कॉस्ट इंटरेस्ट की फॉर्म में पे करती है, तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है पर यूनिट वो चूंकि ज्यादा आती है, इस वजह से इन्फ्लेशन आता है। तो हमें जो गवर्नमेंट जो बोरो करती है ज्यादातर, खा वो इंटरनेशनल अदारों से या लोकली, मतलब आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से, उस बोरोइंग को कम करना होगा। उसके अलावा कंट्रोल डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी जो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ये है कि आप जब एक्सपेंडिचर ज्यादा आप प्लान कर लेते हैं, गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर ज्यादा प्लान करती है लेकिन उसके खजाने में पैसे कम होते हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसे फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ती है। यानी या तो बगैर रिजर्व के उनको करेंसी नोट छापने पड़ते हैं, प्रिंट करने पड़ते हैं, या फिर बोरो करना पड़ता है। ये दोनों, ये डेफिसिट फाइनेंसिंग है। और डेफिसिट फाइनेंसिंग के बाद सिर्फ एक ही चीज आती है और वो है इन्फ्लेशन। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग को कंट्रोल करना होगा। प्रोविजन ऑफ सब्सिडीज, हमें जो सेक्टर स्लैक कर रहे हो, जहां से सप्लाई कम आ रही हो, जहां से आउटपुट कम आ रही हो, वहां पे हमें सब्सिडीज देना होगी, तभी हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि वो जो वीक सेक्टर है जो सप्लाई नहीं दे रहे वो भी एट पार आ जाए। उसके अलावा एक्सप्लोर न्यू एनर्जी रिसोर्सेज, हमें एनर्जी के, क्योंकि पूरी इकोनॉमी आपकी चलती ही एनर्जी पे है, तो आपको एनर्जी के नए रिसोर्सेज को डिस्कवर करना होगा। जैसे कि सोलर एनर्जी है, तो हम अगर सूरज हमें सूरज से मुफ्त में हमें लाइट मिलती है कुदरत की तरफ से, तो हमें सोलर एनर्जी पैनल लगाने चाहिए ताकि हम वहां से बिजली ले सकें। वाइंड एनर्जी, हवा जो है वो हमें फ्री से कुदरत की तरफ से मुहैया है, तो हमें ऐसे प्लांट लगाने चाहिए कि हम वाइंड एनर्जी बनाएं। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू डैम्स, और नए डैम्स हमें बनाने चाहिए जिनमें पानी स्टोर करके हम थर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकें। प्लस एग्रीकल्चर सेक्टर को उन डैम्स के जरिए हम इरिगेट कर सकें, ताकि हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एक तो फूड इन्फ्लेशन से हम बच सकेंगे, फूड सीरियल जिनकी जरूरत जरूरत के मुताबिक हम फूड की क्वांटिटी ले सकेंगे। दूसरा ये, चूंकि हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर अलाय सेक्टर है इंडस्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग का, उसको ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम डैम्स बनाएं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाएं। उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग, हमारी इंडस्ट्री भी प्रोग्रेस करेगी। उसके अलावा नंबर 8 पे क्या करना चाहिए, हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि देखो डेवलप्ड नेशन में 0.98 0.99% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, जहां पे इनकम भी को $35,000 से लेकर $55,000 तक है।
लेकिन हमारे यहाँ तो एक $1,500 पर कैपिटा इनकम है एज कंपेयर टू डेवलप्ड नेशन, लेकिन हमारी पॉपुलेशन 2%, 2.1% के हिसाब से बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन को हमें कंट्रोल करना होगा। अच्छा, अब मेजर्स क्या मतलब है जो कि हम ले सकते हैं इन केस ऑफ पाकिस्तान के हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। तो देयर आर ब्रॉडली थ्री वेज ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। आई मीन टू से थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिसीज विच आर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। उस उनमें क्या एक मॉनेटरी मेजर्स होते हैं, यानी मॉनेटरी पॉलिसी जो स्टेट बैंक लगाता है। एक फिस्कल मेजर्स होते हैं जो कि पार्लियामेंटेरियन गवर्नमेंट लगाती है, और उसके अलावा डायरेक्ट और अदर मेजर्स होते हैं वो भी स्टेट लगाती है। तीन किस्म के मेजर्स लगाकर पाकिस्तान के केस में या डेवलपिंग कंट्रीज के केस में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब मॉनेटरी मेजर्स क्या है? लेट मी शेयर यू मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी पॉलिसी इज द process by which the monetary authority of a country controls the supply of money. So often targeting a rate of interest for the purpose of promoting economic growth. और उसमें सेंट्रल बैंक ये करता है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को टारगेट करता है कि उसने इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर प्रमोट करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को करना है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लो करता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कर्जे लें, इन्वेस्टमेंट करें और बिजनेस एक्टिविटी हो और स्टेबिलिटी आए। The official goals usually include relatively stable prices. ऑफिशियली उनकी ख्वाहिश तो यही होती है कि हम प्राइसेस को स्टेबल करें बिजनेस एक्टिविटी के बाद, एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट, और जो बेरोजगारी से कम करें। बट मॉनेटरी पॉलिसी इज अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। तो इस तरह के गोल्स होने चाहिए ताकि ग्रोथ हो, चीजों को ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। Most central banks use high interest rates as the traditional way to fight or prevent inflation. बहुत से ऐसे, और इवन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी ऐसा करता है कि जब करेंसी की सर्कुलेशन बढ़ जाती है तो बैंक क्या करता है कि वो इंटरेस्ट रेट को ज्यादा कर देता है ताकि लोग जो है वो लोन कम ले, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से। और जब वो लोन कम लेंगे तो पैसे की सर्कुलेशन कम होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। डिक्रीज मनी सप्लाई, और जो मनी सप्लाई है प्राइस बॉन्ड के जरिए या करेंसी नोट्स के जरिए उसको डिक्रीज किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। और थर्डली डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स। बैंकों को स्पेशली जो स्टेट बैंक है वो उनको एडवाइस कर देता है कि आपने क्या करना है, आपने जो लोन आप दे रहे हैं लोगों को, वो लोन आपने कम प्रोवाइड करने हैं, और स्पेशली आपने कंज्यूमर लोन तो देना ही नहीं है ताकि कंजम्पशन कम हो। कंजम्पशन कम होगी, डिमांड कम होगी, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी जो है वो बैंक, कमर्शियल बैंकों से वो कम कर दी जाती है। उसमें सेंट्रल बैंक के पास काफी सारे टूल्स हैं, वो रिजर्व रेशो बढ़ा सकता है। ठीक है, वो मतलब रिजर्व रेशो के अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशन कर सकता है। वो बैंकों को डायरेक्ट एडवाइस कर सकता है कि जी आप लोन कम प्रोवाइड करें। रेट ऑफ इंटरेस्ट का बड़ा अच्छा टूल है उसके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा कर सकता है अगर उसने अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट जो है उसको कम करना। उसके अलावा डिक्रीज करेंसी कंट्रोल और करेंसी कंट्रोल को डिक्रीज करते हैं सेंट्रल बैंक मॉनेटरी मेजर्स इस तरह के अप्लाई करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये तो मॉनेटरी मेजर्स थे। नो फिस्कल मेजर्स क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं। फिस्कल पॉलिसी इज द डेलिब्रेट चेंज इन आइदर गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस। फिस्कल पॉलिसी के दो ही पिलर हैं, गवर्नमेंट के अखराजात और गवर्नमेंट के कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। टू स्टिमुलेट और स्लो डाउन द इकोनॉमी, जो है ना, अगर इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना है या स्लो डाउन करना है तो दो ही चीजें हैं। अगर आप टैक्सेस जो है वो बढ़ा देंगे, टैक्सेस ज्यादा कर देंगे, तो इन्फ्लेशन आएगा। अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देगी तो भी इन्फ्लेशन आएगा, यानी डिमांड बढ़ा देगी। अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम करेगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। और इसी तरह अगर गवर्नमेंट जो है दूसरा जो टूल है
टैक्सेस का, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस कम करेगी तब भी इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। तो फिस्कल मेजर्स ये लिए जा सकते हैं कि इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस, जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं ज्यादा इनकम वाले लोगों पे लगते हैं वो बढ़ा दिए जाए। इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बढ़ा दिए जाए ताकि डिमांड कम हो। ये दोनों चीजें, ये टैक्सेस क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? ताकि डिमांड कम हो और डिमांड पुल इन्फ्लेशन ना आ सके। रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग्स है वो कम कर दी जाए। इंक्रीज इन सेविंग्स, सेविंग्स को बढ़ा दिया जाए। और सरप्लस जो बजट है वो बनाया जाए, क्योंकि हम हमेशा डेफिसिट बजट बनाते हैं, फिर हमें आईएमएफ का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। तो होना क्या चाहिए कि हमें सरप्लस बजट बनाना चाहिए कि हमारे खजाने में पैसे उससे ज्यादा पड़े हों जितने हमने साल में एक्सपेंडिचर करने होते हैं। तो ये फिस्कल मेजर्स हैं जिनके जरिए हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। डायरेक्ट और अदर मेजर्स विच आर यूटिलाइज्ड टू control inflation in case of Pakistan, it means the steps of government like rationing of goods and freezing of prices and wages। यानी रैशनिंग, यानी एक गवर्नमेंट एक अक्लमंदी का मुजाहरा करती है और चीजों को फ्रीज कर देती है, प्राइसेस को फ्रीज कर देती है, वेजेस को फ्रीज कर देती है, वेजेस को बढ़ने नहीं देती। द गवर्नमेंट कैन आल्सो इंक्रीज वॉलंटरी सेविंग ऑफ पीपल बाय गिविंग देम वेरियस इंसेंटिव्स। यानी ये जिस तरह नेशनल सेविंग सेंटर्स बने हुए हैं, कौमी बचत के मराकज, तो उसमें गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स अनाउंस कर सकती है कि लोगों का रुझान ज्यादा से ज्यादा सेविंग की तरफ होता है, ना कि कंजम्पशन की तरफ होता है। तो उससे जब सेविंग बढ़ेगी तो जारी बात है सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ठीक है, उस वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकेगा। तो डायरेक्ट और डायरेक्ट मेजर्स क्या हो सकते हैं, ये लिस्ट में आपके सामने इसको जूम कर रहा हूं। तो इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को बढ़ा के इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है। रैशनल वेज पॉलिसी, यानी ऐसी वेज पॉलिसी कि ऐसा भी नहीं है कि आप वेजेस बिल्कुल ही ना बढ़ाएं, और ऐसा भी नहीं है कि वेजेस इतनी बढ़ा दें, इतनी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर की वेजेस इतनी बढ़ा दें कि इन्फ्लेशन आ जाए, चीजों की कीमतें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आना शुरू हो जाए। प्राइस कंट्रोल के लिए पॉलिसीज अप्लाई की जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिसे सपोर्ट प्राइस या फिर प्राइस सीलिंग या फ्लोर प्राइस के नाम से याद करते हैं। कंट्रोल प्राइस पॉलिसी, इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ स्मगलिंग, जो चीजें आपके बॉर्डर से क्रॉस द बॉर्डर स्मगल होके जाती हैं, आपको क्या करना चाहिए, उनको भी कंट्रोल करना चाहिए ताकि चीजें आपके सिस्टम से, आपकी टेरिटरी से बाहर ना जाए। जब आपकी टेरिटरी से चीजें बाहर नहीं जाएंगी तो जारी बात है वो सिस्टम में रहेंगी, शॉर्टेज क्रिएट नहीं होगी। शॉर्टेज क्रिएट नहीं होगी तो इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो सकेगा। उसके अलावा नो डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं करनी चाहिए, अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग करके ही तो इन्फ्लेशन आता है। उसके अलावा पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल, ये सोशल एक इफेक्ट भी है। मतलब सोशल साइंसेस के अंदर काफी इसको, इसके ऊपर जोर दिया जाता है कि आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, और एक इकोनॉमिक ये टूल भी है कि आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। लोगों, आबादी को, पॉपुलेशन को उतना ना बढ़ने दें कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनकी जरूरियात को पूरा करने के लिए कम पड़ जाए। तो पॉपुलेशन कंट्रोल जो है ये एक मेजर है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। और सिंपल लिविंग जो है, मतलब सादा जिंदगी गुजारने की कोशिश की जाए। सिंपल लिविंग आप मतलब गुजारेंगे तो जारी बात है इन्फ्लेशन नहीं आएगा, बजाय इसके कि आप लेविश और अनप्रोडक्टिव जो है ना एक्सपेंडिचर अपनी जिंदगी में करते जाएं। तो ये मेजर्स हैं, ये मेजर्स अप्लाई कर। अब सिचुएशन इन पाकिस्तान, डेफिनेटली जब आपने इसका इंट्रोडक्शन लिखना इस क्वेश्चन का, तो आपको सिचुएशन इन पाकिस्तान, करंट सिचुएशन आपने बतानी है। तो अगर हम करंटली बात करें कि इन्फ्लेशन, टुडे इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पाकिस्तान। रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान इज वेरी हाई। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, इट्स रेट इज 8.35% राइट नाउ। ठीक है, ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो 8.35% है। और अकॉर्डिंग टू एएसपी,
रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हवाले से देखें तो सीपीआई का इन्फ्लेशन करंटली, अभी मैं नवंबर के फैक्ट्स फिगर्स आपको बता रहा हूं, वो 12.7% है। तो पाकिस्तान हैज एन एवरेज ऑफ 11.6% इन्फ्लेशन पर ईयर। मतलब सिंस इट्स इंसेप्शन, पाकिस्तान की इंसेप्शन से लेकर आज तक अगर हम देखें तो जो इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में वो 11.6% आता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है।